हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, यूके गेट्स फर्स्ट शॉट नेक्स्ट वीक। तो ब्रिटेन में जो फाइजर की वैक्सीन है उसको अप्रूव कर दिया गया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, और मोस्ट वल्नरेबल पीपल को अर्ली नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा उनको शॉट देना। तो ये नहीं है कि इंग्लैंड वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया, इससे पहले चाइना ने भी इमरजेंसी अप्रूवल दिया था अपनी वैक्सीन को, जो कि उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को दिया था इमरजेंसी अप्रूवल और लगभग इनोकुलेट किया था 1 मिलियन पीपल को। रशिया भी अपने स्पुतनिक 5 के शॉट दे चुका है फ्रंटलाइन वर्कर्स को। अब तो लेकिन ब्रिटेन अब मोस्ट वल्नरेबल पीपल को शुरू कर देगा फाइजर की जो वैक्सीन है नेक्स्ट वीक से देना। इसके अलावा जो फाइजर है, इंडिया में वो वैक्सीन नहीं आने वाली है क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए टेम्परेचर चाहिए -70 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी कोल्ड चेन हमारे यहाँ है भी नहीं, और इसके इंडिया में कोई ट्रायल्स भी नहीं चल रहे हैं, और इनका हमारे साथ कुछ एग्रीमेंट भी नहीं है, तो ये वैक्सीन इंडिया में तो नहीं आएगी। इसके अलावा 26 जनवरी के गेस्ट के लिए इनफॉर्मली रीच किया गया है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को। तो ये पता चला है कि उनको अप्रोच किया गया इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू कि वो चीफ गेस्ट बने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए जनवरी 2021 में। तो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन आता है रिपब्लिक डे में, बस ये हो सकता है कि कभी रिलेशंस लिखने के लिए आए तो ये सारी बातें लिखी जा सकती हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ नहीं है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आज हम आर्टिकल्स पे डिस्कस करेंगे। एक लव जिहाद पर आर्टिकल आया है। यहाँ पर ये न्यूज़ है, इंडिया रशिया एग्री टू डीपन काउंटर टेरर ऑपरेशन। तो इंडिया एंड रशिया ऑन वेंसडे हेल्ड कंसल्टेशंस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इंडिया जो है, इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नेक्स्ट नॉन परमानेंट सीट के लिए इलेक्ट हुआ है, तो 2 सालों के लिए। तो उस पर बात चल रही थी कि यूएनएससी में हमारी कौन कौन से मैटर्स होंगे, तो उस बारे में कंसल्टेशन चल रही थी रशिया के साथ। तो इंडिया एंड रशिया ऑन वेंसडे हेल्ड कंसल्टेशंस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड एग्री टू डीपन कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म एट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स। तो ये डिस्कस हुआ है कि काउंटर टेररिज्म के बारे में यूएनएससी के प्लेटफॉर्म्स पे बात की जाएगी। द कंसल्टेशंस केम अहेड ऑफ इंडिया टेकिंग अप द नॉन परमानेंट सीट एट द यूएनएससी फॉर 2021-22। तो हमें नॉन परमानेंट सीट के लिए इलेक्ट किया गया है यूएनएससी में 2021-22 तक के लिए। द इंडियन डेलीगेशन ब्रीफ रशिया ऑन इट्स प्रायोरिटीज। तो इंडियन डेलीगेशन ये भी बताया रशिया को कि हमारी क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अपने आगे वाली यूएनएससी के टेन्योर में, और ये भी बात की कि रशिया और हम कौन कौन से मैटर में क्लोजली काम करेंगे, जो भी हमारे कॉमन चैलेंजेस हैं उन पे हम डील करेंगे साथ में। इसके अलावा ये है जो टेक्निकल एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए, तो उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल और वेंसडे अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अ टास्क फोर्स फॉर क्रिएटिंग अ रोड मैप टू इम्पार्ट टेक्निकल एजुकेशन इन द मदर टंग। तो ये जो मूव आया है किस वजह से आया, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी नई आई थी उसमें ये वाला भी प्रोविजन है कि विच इनकरेजेस द यूज़ ऑफ मदर टंग। उसमें मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज का यूज़ को इनकरेज किया गया है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी होंगे हायर एजुकेशन में, वो भी सारे मीडियम में अवेलेबल होंगे, रीजनल लैंग्वेज सब में। द मिनिस्टर सेड दैट नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। और मिनिस्टर का ये भी कहना है कि कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्टूडेंट पे इम्पोज नहीं की जाएगी, पर ये नहीं है कि जिन बच्चों को इंग्लिश ना है वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं सीख सकते। तो इसके लिए बेसिक मदर टंग में भी टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा झारखंड गवर्नमेंट ऑफिसर सेट टू गो टबैको फ्री। तो अब झारखंड में ये बोला गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें वो ऐसा स्टेट करेंगे कि वो कोई भी कंज्यूम नहीं करेंगे किसी भी फॉर्म ऑफ टोबैको को। तो झारखंड हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू सबमिट एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट दे विल अब्सटेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी फॉर्म ऑफ टोबैको। ये किस एक्ट के अंदर उनको पावर मिली, तो ये मिली है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। इसके अलावा स्टेट ने टोबैको प्रोडक्ट्स किसी भी टाइप के सिगरेट्स, बीड़ी, खैनी, गुटखा सबको बैन कर दिया है, और उन्होंने बोला है कि कोई भी नेम से स्मोकिंग हो, भले ही स्मोकलेस। तो जैसे कि हमने ई हुक्का, ई सिगरेट्स है, तो ये भी कंज्यूम नहीं करेंगे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अप्रैल में झारखंड ने बैन कर दिया था सेल एंड कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इन पब्लिक प्लेसेस, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि इनकी वजह से जो कोविड-19 इन्फेक्शन है वो बढ़ सकते हैं। तो झारखंड ने बैन भी कर रखा है टोबैको को, और ये भी बोल दिया कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसका सेवन नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर ये हेडलाइन है, इंप्रूव रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन जुडिशरी, सेंसिटाइज जजेस। तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, उनका ये कहना है कि जो कुछ जुडिशरी है उसमें जो कुछ जजेस होते हैं उनका भी पेट्रियार्कल माइंडसेट होता है, क्योंकि जाते तो वो भी सोसाइटी के थ्रू ही है ना। तो स्ट्रेसिंग द नीड फॉर ग्रेटर जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो के वेणुगोपाल जो हमारे एजी, उनका ये कहना है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन बढ़ाने के लिए जुडिशरी में सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा जुडिशरी में विमेन का, तभी एक बैलेंस्ड और एम्पैथेटिक अप्रोच हो पाएगी इन केसेस इन्वॉल्विंग सेक्शुअल वायलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखा कि एमपी के हाई कोर्ट ने एक मैन था जिसने किसी विमेन की मोडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश की, तो ये जजमेंट दिया गया कि आप जाकर उससे राखी बंधवाने की कोशिश करें। तो इससे तो हम विक्टिम को रिस्क में डाल रहे हैं कि वो वहां पर जाएगा। तो फिर वेणुगोपाल ने यही बताया है कि कैसे पेट्रियार्कल माइंडसेट हर जगह इनग्रेन्ड है, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं।
रविंद्र ये बोला उन्होंने, हु बिलोंग टू द ओल्ड स्कूल एंड मे बी पेट्रियार्कल इन आउटलुक, कि कुछ जजेस हैं जो ओल्ड स्कूल को बिलोंग करते हैं, पेट्रियार्कल हो सकते हैं, तो उनको सेंसिटाइज किया जाना चाहिए ताकि कोई भी ऑर्डर्स ऐसे पास ना हो जो कि विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करें, कोई भी केस सेक्शुअल वायलेंस से रिलेटेड हो। ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ ऑल लॉयर्स ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन। उन्होंने ये भी बोला जो भी लॉयर्स आएंगे उनकी जेंडर सेंसिटाइजेशन में ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी हम ये भी देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स कितना ज़्यादा खराब है, 34 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें से 2 सिर्फ विमेन जजेस हैं, और आज तक हमें कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिली है। और अगर हम हाई कोर्ट के जजेस में जाएं तो टोटल 1113 जजेस हैं जिसमें से सिर्फ 80 विमेन जजेस हैं। तो मतलब ये टोटल कितना होगा, 7.2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जजेस। सबसे ज्यादा विमेन जजेस कौन से स्टेट में, तो वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जिसमें 11 आउट ऑफ 85 जजेस हैं। इसके अलावा देयर आर 6 हाई कोर्ट्स, वहाँ पे कोई विमेन जज हैं ही नहीं। उसमें स्टेट्स आते हैं मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, जहाँ पे कोई भी सिटिंग विमेन जज है ही नहीं। इसके अलावा ये भी बोला है अटॉर्नी जनरल कि हमें लोअर कोर्ट का तो आइडिया ही नहीं कि वहाँ पे कितने विमेन जज हैं और कितने नहीं हैं। तो टू रेमेडी द सिचुएशन द सुप्रीम कोर्ट ही सेड must direct the collection of data to determine the number of women judges on the lower judiciary and tribunals and also to determine year-wise number of senior designates by all high courts। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी बोला है कि हमें डेटा कलेक्ट करना चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स में और लोअर जुडिशरी में कितने विमेन जजेस हैं, तभी हम वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं। और जैसे सुप्रीम कोर्ट में कौन जजेस सेलेक्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कलेजियम होता है। तो अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना है कि कम से कम 50% रिप्रेजेंटेशन तो विमेन का होना ही चाहिए सारी लीडरशिप पोजीशंस का। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट जजेस को नॉमिनेट करता है तो इस बात का ध्यान रख सकता है। रेफरिंग टू द एमपी हाई कोर्ट इशू एंड अदर इंस्टेंसेस, जैसे एमपी के हाई कोर्ट ने जो अभी जजमेंट दिया उस पर उसने बोला वाइड प्रेवलेंस ऑफ सच ऑर्डर्स मेक्स इट क्लियर दैट देयर इज अ नीड फॉर अर्जेंट इंटरवेंशन ऑफ दिस कोर्ट टू फर्स्टली डिक्लेयर दैट सच रिमार्क्स आर अनएक्सेप्टेबल एंड हैव द पोटेंशियल टू कॉज ग्रेव हार्म टू द विक्टिम। तो उनका यही कहना है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये सब अनएक्सेप्टेबल हैं और इनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि विक्टिम को हार्म पहुंचा सकता है। तो ऐसे जजमेंट्स ना हो फ्यूचर में, तो इसके लिए हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लॉयर्स को ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि 2021 के जो भी बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे। सीबीएसई ने ऐसा बोला, कब हो ये अभी पक्का नहीं है, पर यह है कि वो होंगे तो ऑफलाइन मोड में ही होंगे। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हनी सोल्ड बाई मेजर ब्रांड्स इज लेस्ड विद शुगर सिरप। तो अभी सीएससी ने एक सर्वे किया था, स्टडी की थी, तो उसमें पता चला जो भी हनी सोल्ड होता है मेजर ब्रांड्स में तो वो अडल्ट्रेटेड होता है, उसमें शुगर सिरप मिला होता है, जो कि शुगर सिरप मेनली हम चाइना से मंगाते हैं या तो फिर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। और वो जो अनडिटेक्टेड हो जाता है ड्यूरिंग क्वालिटी चेक, जब क्वालिटी चेक होता है तो जो शुगर सिरप मिला होता है ये डिटेक्ट भी नहीं हो पाता है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की थी, फाउंड किया है इसमें मेजर ब्रांड्स भी आ रहे हैं जो कि डाबर और पतंजलि हैं कि ये भी टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं हनी के लिए? ऑफ द 10 ब्रांड्स 3 फेल टू क्लियर इवन इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स व्हाइल 5 फेल द टीएमआर अपार्ट फ्रॉम एनएमआर। तो एनएमआर और टीएमआर ये टेस्ट होते हैं हनी को चेक करने के लिए कि एडल्ट्रेटेड है या नहीं है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं एनएमआर की फुल फॉर्म है। तो एनएमआर टेस्ट वाज मेड मैंडेटरी फॉर हनी बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो एनएमआर टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया था जो भी हनी इंडिया से बाहर जाएगा। ऑल्सो टीएमआर टेस्ट वर रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स इन अक्टूबर 2019। तो टीएमआर टेस्ट को रिमूव कर दिया था लेकिन एनएमआर को मैंडेटरी कर दिया था कि एनएमआर टेस्ट तो हो गई होगा। लेकिन इन कंपनी का ये कहना है कि ये सारी मोटिवेटेड रिजल्ट्स हैं और ऐसा कुछ नहीं है। द सीएससी फाइंडिंग्स अज्यूम, अब सीएससी फाइंडिंग्स के बाद जो फसाई है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका मेन काम होता है कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करना, उसने बोला है कि वो चेक करेगी इसके बारे में। और इट डायरेक्टेड द स्टेट्स इन दिसंबर 2019 एंड जून 20 टू एनहेंस सर्वेलांस सैम्पलिंग एंड इंस्पेक्शंस ऑफ हनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो उन्होंने बोला कि वो अब चेक करेंगे फसाई जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हर स्टेट बोल रहा है कि हम लव जिहाद के लिए लॉ लाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी यूपी ले भी आया ऑर्डिनेंस, उसके लिए पास कर दिया। उसके अलावा कर्नाटका भी इस लाइन पर है ही। तो इसमें हाईकोर्ट का क्या कहना है? तो कर्नाटका की हाईकोर्ट ने बोला है एन एडल्ट इंडिविजुअल्स राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट दैट कांट बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन बाई एनी बॉडी अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वेशन मेड बाय डिवीजन बेंच ऑफ द कर्नाटका हाईकोर्ट। कि कोई भी एडल्ट अगर वो इंडिविजुअल अगर एडल्ट है तो उसके पास राइट है, वो किसी भी इंसान से शादी कर सकता है, वो उसका फंडामेंटल राइट है और उसे आप किसी भी बेसिस पर डिनाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन या किसी भी बेसिस पे। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सेम डिसीजन दे चुकी है। अ डिवीजन बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्ड इन द केस ऑफ ए मुस्लिम हिंदू कपल सलामत अंसारी एंड प्रियंका खनवार that the right to live with a person of his or her choice irrespective of religion professed by them। कि कोई किसी भी रिलीजन का हो इससे ये मैटर नहीं करता है, वो किसी से भी शादी कर सकता है। ये इंट्रेंसिंग है टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये उसकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है जो कि एक फंडामेंटल राइट है, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स और यूटीज को बोला है कि आपको हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे। टू इंश्योर द सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड इन ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन फंक्शनिंग इन द रिस्पेक्टिव लिमिट्स
टू स्टोर द रिकॉर्डिंग फॉर अ मिनिमम 1 ईयर, आपको लगभग 1 साल की रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा ये सारे जो सीसीटीवी कैमराज है वो सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, डीआरआई और एसएफआईओ इन सारे ऑफिसर्स में लगाने पड़ेंगे, तो हर जगह कैमरा होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हेड इन द डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस ऑफ 2015 डायरेक्टेड दैट सीसीटीवीज बी इंस्टॉल्ड इन ऑल पुलिस स्टेशंस एंड प्रिजन टू चेक ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक केस आया था डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट भी किया था कि सीसीटीवी हर जगह इंस्टॉल होने चाहिए ताकि हम ये देख सके कि प्रिजन में ह्यूमन कंडीशंस हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सके और हमारे पास प्रूफ भी हो। तो एक पहला आर्टिकल खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट को बैक किया था, तो उस पर ही ये बोला गया है कि अब कोई भी स्टेट है वो अपने में सॉवर्ड नहीं रह पाता है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हाउडी मोदी हुआ, नमस्ते ट्रंप हुआ, तो एक दूसरे के फॉरेन रिलेशंस में हम जाते हैं, एक दूसरे के कंट्री में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। तो जब एक कंट्री में कुछ भी ऐसा होता है तो दूसरा कंट्री उस पर कॉमेंट करते ही करता है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, लेट देयर बी नॉइस। कल मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और जो उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उनके बारे में सोशल मीडिया में कुछ ऑफेंसिव किसी ने लिख दिया था। तो हाईकोर्ट ने ये बोला था कि यूथ को एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए, तभी वो सीखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर दे एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या बोला है, तो उसी पर आर्टिकल आया आज। लेट द यंग एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस हाउएवर इनटेम्परेट, दोज इन पब्लिक ऑफिस इन अ डेमोक्रेसी मस्ट चेन अप टू क्रिटिसिज्म डे इन एंड डे आउट। तो जो भी यंग लोग हैं उनको एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए अपने ओपिनियंस, और जो भी पब्लिक ऑफिस है डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल सीएम, जो भी पब्लिक ऑफिस है वो इस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए तैयार रहें। अ डिवीजन बेंच ऑफ द एचसी मेड दोज कमेंट्स व्हाइल हियरिंग अ प्ली बाय अ नवी मुंबई रेसिडेंट। तो वह नवी मुंबई रेसिडेंट की प्ली थी को उसको अरेस्ट कर लिया गया था कि उसने कुछ ऐसा ऑफेंसिव कमेंट कर दिया होगा। विल यू एक्ट अगेंस्ट एवरी पर्सन हु सेज समथिंग ऑन ट्विटर। तो हाई कोर्ट का यही कहना है कि आपके सबके अगेंस्ट एक्ट करोगे जो भी ट्विटर पे कुछ कहेगा, क्योंकि ट्विटर पे तो लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो कोर्ट ने एक बेसिक प्रमाइस ऑफ डेमोक्रेसी इस जजमेंट में अंडरलाइन किया कि इंसान सबके पास फंडामेंटल राइट है टू फ्री स्पीच अवेलेबल टू सिटीजंस कैन एंड ऑफन विल produce a raucous cacophony, but this noise is a sign of adult societies that do not shrink from the untidiness of divergent opinions। कि अगर आप फ्री स्पीच दोगे लोगों को फंडामेंटल राइट्स, तो ठीक है कुछ लोग ऐसी बातें भी बोलेंगे, पर आपको उससे श्रिंक नहीं होना है। अगर आप उसको डिफेंड करोगे कि नहीं आप नहीं बोल सकते कुछ, तो ये तो फिर अथॉरिटेरियनिज्म हो जाएगा। एज सोसाइटी मूव इंक्रीजिंगली ऑनलाइन, अभी हम देख रहे हैं कि जैसे सोसाइटी ऑनलाइन जाती जा रही है, तो यहाँ पे स्पीच बहुत आसान है, कोई कुछ भी बोल सकता है। पहले ट्रेडिशनल मीडिया में लोग इतना नहीं बोल पाते थे और अपने व्यूज भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया है तब से लोग कुछ भी बोल सकते हैं। देयर इज ऑल द मोर रीजन वाई गवर्नमेंट्स मस्ट इग्नोर वर्बल एक्सुबरेंस इफ इट डज नॉट क्रॉस ओवर इनटू इंसाइटिंग वायलेंस। तो यही कहना है कि अगर किसी के बोलने से कुछ वायलेंस नहीं इंसाइट हो रहा है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलने दो, और सबके पास राइट है टू एक्सप्रेस, जिसको जो लगता है वो कह सकता है। अनफॉर्चुनेटली पर ऑथर ने बोला कि ये व्यू कहीं पर हमें नहीं भी देखता। फॉर एग्जांपल प्रशांत भूषण जो कि थे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई थी, जबकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना था कि नहीं करनी चाहिए, तब भी कर दी गई थी। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टैंड अप कॉमिक कुणाल कामरा के खिलाफ भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रचिता तनेजा की तरफ भी शुरू कर दी गई है। तो ऑथर का यही कहना है कि जैसे अभी हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि पब्लिक ऑफिस को तैयार रहना चाहिए क्रिटिसिज्म के लिए, तो तैयार रहना चाहिए। ऐसे जरा जरा सी बात पे कंटेम्प्ट लेना ये ठीक बात नहीं है। Neither the Supreme Court nor the Maharashtra CM authority is so brittle that it needs to be defended from a joke or a cartoon or a diatribe। तो ऑथर का यही कहना, सुप्रीम कोर्ट है, महाराष्ट्र सीएम की अथॉरिटी इतनी ब्रिटल नहीं है कि उसको डिफेंड करने की जरूरत पड़े सिर्फ एक जोक या एक कार्टून की वजह से। फ्री स्पीच इज नॉट अ फेवर दैट द स्टेट डोल्स आउट टू द पीपल। फ्री स्पीच कोई फेवर नहीं जो स्टेट देता है, डेमोक्रेसी का टच स्टोन और डेमोक्रेसी में होना चाहिए फ्री स्पीच। टॉकिंग बैक टू द पावरफुल इज अ वे फॉर द डिसइनफ्रेंचाइज्ड टू क्लेम पावर। अब किसी को जवाब देना है, एक जो हम तो डिसइनफ्रेंचाइज लोगों के पास एक पावर होती है कि हम दूसरे को जवाब दे सकते हैं, हमारे पास स्पीच, अगर वो भी हमसे ले ली जाएगी तो फिर अथॉरिटेटिव स्टेट हो जाएगा ये। और टू कंटेस्ट अ कंसेंसस दैट लीव्स देम आउट। द एंजाइटी अबाउट इम्प्रॉपर स्पीच evident today belies the reluctance of those in power to be held accountable. Let there be noise, as the Bombay High Court has emphasized, it is vital to the workings of democracy। कि डेमोक्रेसी के लिए ये है कि आपको क्रिटिसिज्म तो झेलना ही पड़ेगा, तो आप क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहें किसी भी पब्लिक ऑफिस में। और फंडामेंटल स्पीच, राइट टू स्पीच है, वो किसी से नहीं लिया जा सकता। अब ये लव जिहाद के ऊपर कॉलम है जो यूपी का लव जिहाद ऑर्डिनेंस है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम ये देख लेते हैं। वैसे ये यूपीएससी के लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। इसमें ऑथर ने ये बोला है कि हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, जो कि हमें अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो अब ऑर्डिनेंस जो आया है, तो वो हमारे पहली बात तो इस फंडामेंटल राइट को डेंजरसली इम्पैरल कर रहा है। इसके अलावा मैरिज सोलेमनाइज्ड फॉर द सोल पर्पस ऑफ अनलॉफुली कन्वर्टिंग द ब्राइड और द ग्रूम इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो कोई भी मैरिज जो सोल पर्पस सिर्फ इसी के लिए है कि उसका रिलीजन बदलवाना है, तो उसको तो अनलॉफुल कर ही देंगे।
इसके अलावा पर्सन हु विशेस टू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन, अगर किसी पर्सन को किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट होना है, एग्जाम्पल किसी को हिंदुइज्म में भी कन्वर्ट होना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। पहले आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कन्वर्जन से पहले और कन्वर्जन के बाद भी। उसके बाद खुद को इंक्वायरी करवानी पड़ेगी बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हाँ मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ ये सब। फिर ऑथर ने बोला है कि इस ऑर्डिनेंस में एक एल्योरमेंट टर्म है और एल्योरमेंट टर्म को डिफाइन बहुत ब्रॉडली सेंस में कर दिया है। यहाँ तक कि अगर किसी ने किसी को गिफ्ट दिया और उसकी वजह से ये भी माना जा सकता है कि उसकी वजह से रिलीजन चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी को भगवत गीता दी नॉन हिंदू को और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे हिंदू में कन्वर्ट होना भगवत गीता को पढ़ने के बाद, तो इसे भी एल्योरमेंट माना जा सकता है और उसको सजा हो सकती है, वो भी कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा। तो ऑथर ने बोला इस ऑर्डिनेंस के अंदर एल्योरमेंट कैन ऑल्सो मीन दैट टेलिंग द पर्सन सॉट टू कन्वर्ट दैट शी विल हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल। अगर मैं किसी से बोलती हूँ कि आप इस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ और आपको बेटर लाइफ स्टाइल मिल जाएगा, या फिर मैं बोल दूँ कि यहाँ पर डिवाइन प्लेजर और अदरवाइज अगर ऐसा भी कुछ बोलती हूँ उसकी वजह से कोई रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए तो इसे भी एल्योरमेंट माना जाएगा। तो ऑथर ने बोला एल्योरमेंट को बहुत ज़्यादा ब्रॉडली डिफाइन कर दिया है। तो ऑन दिस टचस्टोन द डेफिनेशन ऑफ एल्योरमेंट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। There can be no quarrel with the ordinance premise that converting somebody by fraud or misrepresentation is wrong. ऑथर ने बोला ये बात तो ठीक है, किसी को अगर आप फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से कन्वर्ट करो तो ये गलत है। आफ्टर ऑल नो पर्सन शुड बी फोर्स टू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन अगेंस्ट हर विल, कि किसी के विल के अगेंस्ट तो किसी को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जब हम देख रहे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आई थी राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन, तो इस बात पर बहस भी हुई थी कि मतलब क्या है इसका मतलब। दे कंसीडर इट अ रादर ऑब्वियस डॉक्ट्रिन दिस वुड नॉट इंक्लूड फोर्सिबल कन्वर्जन्स। तो ऑथर का मानना है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये बात लगी थी कि हम प्रोपेगेट यहाँ पे वर्ड डाल रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा था कि इसमें फोर्सिबल कन्वर्जन तो नहीं होगा, मतलब लोग इतने समझदार तो हैं ही। फोर्सिबल कन्वर्जन इज नो कन्वर्जन, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैड सेड इन वन ऑफ द सब कमिटीज ऑफ द असेंबली। तो उन्होंने ये बात बोली भी थी कि फोर्सिबल कन्वर्जन तो कोई कन्वर्जन माना ही नहीं जाएगा और हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें यह भी है एक क्लॉज कि अगर आप रिलीजन ए से बी में कन्वर्ट हो जाते हो ऑफ हर ओन वॉल्यूशन एंड इज देन फोर्स टू कन्वर्ट बैक टू रिलीजन, लेकिन उसके बाद आप वापस से रिलीजन ए में कन्वर्ट हो गए तो इसको कन्वर्जन नहीं माना जाएगा इस लॉ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हो तो आप इसके अंदर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, लेकिन अगर बी से वापस से ए में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसे कुछ ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इलीगल कन्वर्जन अंडर द ऑर्डिनेंस अट्रैक्ट द पनिशमेंट ऑफ 1 to 5 years इन प्रिजन। तो अगर आप इलीगल कन्वर्जन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल तो आपको 1 से लेकर 5 ईयर की प्रिजन हो सकता है, लेकिन अगर आप माइनर या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हो या फिर विमेन हो तो इसका पनिशमेंट डबल हो जाता है 2 से 10 साल। तो ऑथर ने बोला है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही दिक्कत है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाईली एजुकेटेड सीईओ है किसी मल्टीनेशनल कंपनी की, ठीक है, और वो अगर रिलीजन कन्वर्ट हो रही है तो उसको जिसकी वजह से उसको कन्वर्जन करना पड़ रहा है या फिर वो अपने विल पे कन्वर्ट भी हो रही है तो 10 साल की सजा होगी। लेकिन अगर कोई आदमी के साथ ऐसा हो रहा है वो भी सीईओ मतलब सेम पोजीशन पे तो उसको 5 साल की सजा होगी। तो हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जो विमेन है वो वल्नरेबल पोजीशन में हमेशा होती है, तो ये बात ठीक नहीं है। ऐसे इक्वालिटी दिखा रहे हैं ना मैन और विमेन में। द ऑर्डिनेंस अनफेयरली पेंट्स ऑल विमेन विद द सेम ब्रश अज्यूमिंग दैट ऑल विमेन आर नॉट मेयरली विमेन फ्रॉम हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज और इकोनॉमिकली वीक ग्रुप्स। तो ऑथर का बस यही कहना है यहाँ पर जो आपने विमेन मेंशन कर रखा आप इसमें वीक विमेन या वल्नरेबल विमेन को मेंशन करो। आप तो वरना सीईओ किसी कंपनी की हो वो कन्वर्ट हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज ग्रुप की विमेन कन्वर्ट हो रही है तो आपने दोनों को तो बराबर ही रख दिया है। Every religious conversion is presumed to be illegal. The burden is on the person carrying out the conversion to prove that it is not illegal. सारे religious conversion को illegal ही presume किया जा रहा है, burden उस person पे ही वो prove करे ये illegal नहीं है, और सारे illegal conversion को cognizable और non bailable offense माना जाएगा। cognizable का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। इसके अलावा एक केस था रेवर्ट स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने बोला था कि फंडामेंटल राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट अ पर्सन टू अनदर रिलीजन। तो ऑथर ने बोला कि ऐसा लॉ पहले अपहेल्ड किया जा चुका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो शायद ये भी अपहेल्ड किया चला जाए। इन दैट केस द कोर्ट हैज अपहेल्ड एंटी कन्वर्जन स्टैट्यूट्स एनेक्टेड बाय द स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। तो इसके अलावा जो एंटी कन्वर्जन स्टैट्यूट्स आए थे, लॉ आए थे ओडिशा और मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि समवट सिमिलरली उनके अंदर भी क्लॉज थे, उन सबको एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो शायद इसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो उस पर ये आर्टिकल है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब से शुरू हुआ था? ये यूनाइटेड नेशंस ने एस्टैब्लिश किया था इन 1992 टू प्रमोट द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन ऑल स्पेस ऑफ द सोसाइटी, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ में। तो अब जो ऑथर है शशि थरूर, उनका ये कहना है कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है डिसेबिलिटीज को सर्विसेज प्रोवाइड कराने में। तो सबसे पहले ऑथर ने एक एग्जांपल दिया कि श्रीला फ्लादर एक ब्रिटिश एमपी थे ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनको अवार्ड देना था प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इंडिया में कुछ साल पहले। तो उनके साथ उनके व्हील चेयर रिडन हस्बैंड भी आए थे। तो जब वो वहां पर आए थे तो जब स्टेज पे अवार्ड लेने गई तो उनके हस्बैंड स्टेज पर नहीं जा पाए क्योंकि वहां पर रैंप नहीं था। तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा सिचुएशन ग्रिम है।
अबाउट अ बिलियन पीपल, लगभग बिलियन पीपल इंटरनेशनली रहते हैं जिनको डिसेबिलिटी है, जिसमें से 80% डेवलपिंग वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। वैसे भी उनके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी तो होती नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पास पैसे भी कम होते हैं। तो 2007 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, एक कन्वेंशन पास किया था, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये लैंडमार्क स्टेप माना जाता है कि डिसेबल्ड पर्सन को सिर्फ ऐसे दया के भाव से ना देखे या फिर चैरिटी नहीं, उनको पूरा इक्वल पार्ट माना जाना चाहिए सोसाइटी के लिए, और उनको भी बढ़ने की पूरी सुविधाएं देनी चाहिए। इंडिया भी स्टेट पार्टी है इस कन्वेंशन का, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया कि लगभग 40 मिलियन इंडियन डिसेबिलिटीज में रहते हैं। मोस्ट इंडियंस रिगार्ड देम विद डिस्डेन और एट बेस्ट इंडिफरेंस टू द प्लाइट। तो ज्यादातर इंडियंस हम लोग कैसे देखते हैं डिसेबिलिटीज वालों को, वो तो सबको पता ही है, डिस्डेन की तरह देखते हैं, या फिर हमें फर्क भी नहीं पड़ता उनकी प्लाइट से। प्रोविजंस, तो ऑथर ने बोला द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट वाज पास्ड इन 2060 बट अवर कंट्री इज स्टिल लार्जली डिवॉइड ऑफ रैम्प्स। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक लॉ भी पास हो गया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसके बाद भी हमारे कंट्री में रैम्प्स नहीं है, फुटपाथ्स पे रैम्प्स नहीं है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रैम्प्स नहीं है। तो हमें ये सब चीजें देखनी चाहिए। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज सॉट टू वीकन दिस लॉस प्रोटेक्शन। ऑथर का कहना है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने इस लॉ की प्रोटेक्शन को और वीक कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल उसने डीक्रिमिनलाइज कर दिया जो भी एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होंगे अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ऑथर ने बोला कि बिजनेस सेंटिमेंट बढ़ाने के लिए इस गवर्नमेंट ने जो भी क्रिमिनलाइज होनी चाहिए एक्टिविटी डिसेबल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सब इन लोगों ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो वी कांट एरोड द वेलबींग ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो ऑथर ने यही बोला है कि अगर हम बिजनेस सेंटिमेंट्स बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं तो ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो डिसेबिलिटीज से ग्रस्त लोग हैं उनके साथ हम उनका ट्रस्ट एरोड नहीं कर सकते ये सब चीजें करके। इसके अलावा ऑथर ने और भी पॉइंट्स उठाए हैं। द लॉ प्रोमिसेस देम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, अवर प्रैक्टिसेस देना देम व्हाट द लॉ प्रोमिसेस। लॉ ये प्रॉमिस करता है कि उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं। पर ऑथर ने बोला कुछ गुड न्यूज भी है। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है धीरे धीरे उनके रिप्रेजेंटेशन बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिसेबिलिटीज तारे जमीन पर में, जिसमें डिसलेक्सिया को दिखाया गया था, बर्फी, ये सारी मूवीज है जो इन सब चीजों को दिखाती है कि डिसेबिलिटीज सिर्फ हाथ पैर की दिक्कत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप मेंटल हेल्थ से ग्रस्त हो तो इसको भी डिसेबिलिटी में ही काउंट किया जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो डिसेबल्ड पर्सन है वो भी कितनी ऊपर हाइट तक पहुंचे, जेनिथ तक पहुंचे। फॉर एग्जांपल मोस्ट रिसेंटली विनिंग 4 एथलेटिक्स मेडल्स एट द 2006 पैरालंपिक्स इन रियो डी जेनेरो। तो ब्राजील में हमने देखा कि हमारे जो पैरालंपिक्स थे उन्होंने चार एथलेटिक मेडल्स भी जीते। शॉकिंगली 45% ऑफ दिस पॉपुलेशन इज इलिटरेट। तो जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन उसमें से 45% लोग ऐसे हैं जो कि इलिटरेट हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने लिए अच्छी लाइफ चुनना। अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं होगे तो अपनी लाइफ कैसे अच्छी बना सकते हो। और इसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि कम्युनिटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है। हमारे यहाँ 40 मिलियन लोग हैं जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, उसके बाद भी 70 दशक इंडिपेंडेंस के बाद, और हमारे पास सिर्फ 4 पार्लियामेंटेरियंस और 6 स्टेट असेंबली मेंबर्स हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज दिखती है। मतलब सिर्फ इतने कम पार्लियामेंटेरियंस है, तो कितना ज्यादा कम रिप्रेजेंटेशन इनका। दिस लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड दीज जनरल एटीट्यूड्स ट्रांसलेट डायरेक्टली इनटू पॉलिसी दैट अंडरमाइंस द वेलबींग ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ही कम है। तो जब रिप्रेजेंटेशन कम होता है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड नहीं आ पाता है, तो फिर पॉलिसीज भी नहीं बन रही हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर देख रहे हैं गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जिन भी लोगों को सेरेब्रल पाल्सी है वो इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि हम डिसेबल्ड पर्सन के साथ कैसे यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं। सजेस्टिंग दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर अनेबल टू सर्व देयर ओन कंट्री विद लॉयल्टी। इनका ये कहना है जो डिसेबल्ड पर्सन है वो अपने कंट्री को लॉयल्टी के साथ सर्व नहीं कर सकते, ना ही डिवोशन। तो ऑथर ने बोला ये तो उनके लिए एक इंसल्ट की तरह हो गया, और किसी भी इंडियन सिटीजन हमें उनको अपने फेलो सिटीजन की तरह ट्रीट करना चाहिए, पर हम बोल रहे हैं कि वो लॉयल नहीं हो सकते अपनी कंट्री के लिए। तो ये तो क्या हो गया, ये तो उनके लिए भेदभाव हो गया। तो ऑथर ने बोला कुछ ऐसे भी डिसेबिलिटीज होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ केयर, तो इसके लिए हमने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी बनाया था 2017 में, जो कि रिकॉग्नाइज करता है जो भी पर्सन मेंटल हेल्थ कंडीशन से ग्रस्त है। उसके लिए हमने मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स भी बढ़ाए, और हमने जो इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जाती है, जैसे करंट लगाया जाता तो उन सबको हमने हार्मफुल यूज उसका बंद कराया है, तो रेस्ट्रिक्ट किया है। क्लैरिफाइड द मेंटल हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्टेट एजेंसी सच एज द पुलिस एंड इफेक्टिवली डीक्रिमिनलाइज अटेम्प्टेड सुसाइड। तो जो मेंटल हेल्थ से ग्रसित लोग हैं अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे तो उसको डीक्रिमिनलाइज भी किया गया, क्योंकि सुसाइड क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। इसके अलावा हमने बहुत सारी स्कीम्स भी शुरू की। फॉर एग्जाम्पल सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इसमें क्या है, ये एम करता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो बिल्डिंग्स है, वेबसाइट्स है, वो ज्यादा एक्सेसिबल बनाई जाए डिसेबल्ड पर्संस के लिए। बट एज इज टू ऑफन द केस विद द गवर्नमेंट, तो मतलब ऑथर का ये कहना है कि जो बोलते हैं और जो रियलिटी उसमें बहुत फर्क होता है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता, कुछ नहीं हो पाता। और जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है उसमें हम देख रहे हैं कि अभी तक जो उसका टारगेट था उसका आधा भी टारगेट नहीं हुआ जब ये स्कीम बनी है 2015 में।
अब तो ऑथर का ये कहना, अगर हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं तो हम 2 स्टेप बैकवर्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अगर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू भी कर दिया तो हमने आईएफएस में ये रूलिंग दे दी। उसके अलावा हमने डिस्क्रिमिनेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया बिजनेस सेंटिमेंट्स बढ़ाने के लिए। तो हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए ताकि हम अगले साल गर्व से ये मना सकें इंटरनेशनल डिसेबिलिटीज डे। ये आर्टिकल इसमें सेम ही चीज़ आई है जो कि फार्मर्स के लिए आ रही है बहुत दिनों से, पर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं सेफ्टी नेट फॉर फार्मर्स। तो अभी हमें पता है कि सेंटर ने 3 बिल्स पास किए थे, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट और प्राइस एश्योरेंस ऑफ फार्म सर्विसेज एक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। तो बेसिकली ऑथर ने बोला इसमें क्या क्या एक्ट है, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ये है कि आप कितना भी फार्म प्रोड्यूस को आप स्टोर कर सकते हो। एसेंशियली चेंजिंग द रूल्स अराउंड सेल, स्टोरेज एंड प्राइसिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस, द बिल्स विल परमिट प्राइवेट प्लेयर्स टू होल्ड एसेंशियल कमोडिटीज फॉर फ्यूचर सेल्स। वो जितना चाहे होल्ड कर सकते हैं और गवर्नमेंट तभी उस पर लिमिट लगाएगी जब कोई ऐसी कंडीशन हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल कैलेमिटी या फिर वॉर हो गया, मतलब गवर्नमेंट ने सिर्फ किसी इमरजेंसी कंडीशंस में ही उस पर स्टॉक लिमिट लगाएगी, वरना जितना प्राइवेट प्लेयर्स चाहे होल्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहले गवर्नमेंट ऑथोराइज एजेंसीज नहीं कर सकती थी, पर अब कर सकती हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी लीगल बना दिया गया। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा लास्ट ईयर का, तो उसमें यह था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन हार्म मोर देन इट हेल्प। तो उसमें ये भी बताया गया था कि पहले हमारे पास कम अनाज होता था, तब ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की जरूरत ज़्यादा होती थी कि कोई लोग होल्ड करके ना रखे ताकि प्राइस बहुत ऊपर ना चले जाए। पर अब हमारे पास सरप्लस ग्रेन है, तो हमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ये सारी चीज़ें लाने की जरूरत नहीं है और हमें इसे हटा देना चाहिए। जिसको जितना होल्ड करना है होल्ड करने देना चाहिए। तो ये आप चैप्टर पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से। तो विच ओनली गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एजेंट्स कुड डू अर्ली अलॉन्ग विद चेंजिंग द रूल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी लीगल बना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी कुछ प्रोविजंस बना दिए गए कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो। हाउएवर जो फार्मर्स यूनियन का कहना है, उनके 2 मेन इशू। पहला इशू ये है कि आप एमएसपी को एश्योर करो कि एमएसपी हमें मिलता रहेगा और एपीएमसी मंडीज जो हैं वो कॉर्पोरेट के एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा उनके द्वारा। फर्स्ट, सिंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज नॉट मेंशन्ड इन द बिल्स, दे फियर दैट दे विल लूज द एश्योर्ड ऑप्शन ऑफ सेलिंग टू द एपीएमसी मंडीज एंड दिस विल लीड टू कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन। तो ऑथर का ये कहना, उनका पहला डर यही है कि एमएसपी के बारे में बिल्स में कुछ मेंशन नहीं किया गया, धीरे धीरे एमएसपी खत्म हो जाएगा और जो एपीएमसी में वो एश्योर्ड ऑप्शन होता तो उनके पास कि वहां पर जाके एमएसपी पे बेच सकते हैं, वो खत्म हो जाएगा। इससे कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा। दूसरा उन्हें ये है कि प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं होगी। और अभी हम देख ही रहे हैं कि एग्री बिजनेस फर्म्स धीरे धीरे आ रही हैं और वही सारी डिक्टेट करेंगी मार्केट कंडीशंस को, प्राइस वगैरह सब कुछ। और फार्मर्स को बहुत कम प्राइस मिलेगा, उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपनी बार्गेनिंग कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास अनाज ही बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, हरसिमरत कौर बादल जो कि अकाली दल की लीडर थी और मिनिस्टर भी थी, उनका ये कहना है जियो जैसे आया, उन्होंने फ्री फोन्स दिए, तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, सब लोग उन्हीं फोन्स पर डिपेंड हो गए और सारा कंपटीशन वाइप आउट हो गया। जियो ने सारे रेट्स हाईजैक कर लिए। तो सेम वैसे यहाँ पर भी होगा, उनका ऐसा डर है, एप्रीहेंशन है। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट द कॉर्पोरेट्स आर गोइंग टू डू। इसके अलावा ये हम देख रहे हैं कि जैसे अडानी ग्रुप का ये कहना है, एट अडानी वी वांट टू बी नोन एज द बिग एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर। तो अभी हम देख रहे हैं कि अडानी जैसे लोग आ रहे हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर में और एग्रीकल्चरल कंपनी में, तो इससे फार्मर्स के पास बार्गेनिंग पावर बहुत कम हो जाएगी और उसे बहुत कम दामों में अपना अनाज बेचना पड़ सकता है। ये सब ऑथर के व्यू हैं। तो आपको कभी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना है कि बीजेपी कांग्रेस, आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है वो हमेशा सही करती है, आप ये सोचकर आंसर लिखना है आपको। नॉट ओनली बिकॉज बिग प्लेयर्स हैव अ लॉट ऑफ क्लाउड बट ऑल्सो बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस हैव नॉट बीन रिवार्डिंग। तो ऑथर ने कहा कि पास्ट एक्सपीरियंस भी रिवार्डिंग नहीं है। फॉर इंस्टेंस, जब हमने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर, तो हमने उसको हैंड ओवर किसको किया था, अनिल अंबानी की कंपनी को। तो ये पता चलता है कि कॉर्पोरेटाइजेशन कितना ज्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। विदाउट सम सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडियन पीजेंट्स वुड बी इवन मोर वल्नरेबल। अगर स्टेट उनको सपोर्ट नहीं देगी, फॉर एग्जाम्पल एमएसपी सब्सिडीज, तो हमारी पीजेंट्स बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे। अभी हम 10th एग्रीकल्चर देखें सेंसस, तो पता चलता है कि अबाउट 86.2% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल होल्डर और मार्जिनल फार्मर्स हैं, लगभग 126 मिलियन पीपल। तो उनको हमें बहुत इनकंसीवेबल हो जाएगा और वो अपने प्रोड्यूस तक नहीं बेच पाएंगे अगर हम उनको प्लेसेस ना दे सेल करने के लिए। और वो बहुत दूर तो नहीं जाएंगे सेल करने अपने थोड़ा सा प्रोड्यूस। दे विल नॉट इजीली रेजिस्ट द डील्स प्रपोज बाय एग्री बिजनेस फर्म्स। तो एग्री बिजनेस फर्म्स अपनी कंडीशंस पे जो उन्हें डील देंगे उनको वही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो शुड दे डिसअपियर इन द नेम ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जैसे गवर्नमेंट का ये कहना है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो क्या जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है वो जीना बंद कर दें? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड और मैकेनाइजेशन तो हो ही गई होगा जब एग्री बिजनेस में बड़े बड़े फॉर्म्स आ जाएंगे। पर द शेयर ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, या तो फिर हम सेकेंडरी सेक्टर का शेयर बढ़ाएं कि वहां पर उनको जॉब मिले, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का शेयर बिल्कुल स्टैग्नेंट है, अबाउट 26%। ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं अर्बन और रूरल इंडिया के गैप वाइड होता जा रहा है, इसके बाद और भी ज्यादा वाइड हो जाएगा। इट वुड बी फार मोर प्रूडेंट टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ऑथर ने कहा इन लॉ के बजाय हम ये कर सकते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, ताकि और इनकम सपोर्ट स्कीम्स दें लोगों को, जैसे राइतु बंधु है तेलंगाना में, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड, कालिया स्कीम है जो ओडिशा की। तो हमें और यहाँ तक कि फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें कैश देना चाहिए उनके हाथों में ताकि डिमांड बढ़े मार्केट में, ताकि रूरल डिस्ट्रेस कम हो।
और ऑथर ने बोला सिर्फ मनी प्रॉब्लम नहीं है, हमें फार्मिंग को सस्टेनेबल भी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते जाएंगे तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दिया ऑथर ने कि आंध्र प्रदेश का जो कम्युनिटी मैनेज फार्मिंग मॉडल है जो कि प्रमोट करता है एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसमें वो लोकली प्रोड्यूस इकोलॉजिकल सस्टेनेबल इनपुट्स यूज करते हैं और सॉइल हेल्थ पे भी ध्यान रखते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंड नहीं करते। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सॉइल की फर्टिलिटी लूज ना हो विद अ पीरियड ऑफ टाइम और उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहे। तो हम ये मॉडल यूज कर सकते हैं आंध्र प्रदेश का। तो बेसिकली यही कहना है ऑथर का कि एग्री स्ट्रक्चर आ तो रहे हैं, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस फर्म्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक ईरान में एक बिल की बात चल रही थी, तो वहाँ के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने उसे अपोज किया। तो उसमें ये बात चल रही थी कि हम और ज़्यादा एनरिच करेंगे, सेइंग यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा देंगे। तो वहाँ के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने इस बिल को अपोज किया है कि इससे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, जो कि हमने कोशिश की है कि 2015 में जो हमारी न्यूक्लियर डील थी JCPO, उससे जो डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ गए थे, तो वापस अब बाइडेन की गवर्नमेंट आ रही, तो वापस हो सकता है कि वो इस डील में वापस आ जाएं और US सैंक्शन ईज हो जाएं। तो इनका मानना ये है, जो इनके पार्लियामेंटेरियंस उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया था, तो द बिल वुड सस्पेंड UN इंस्पेक्शंस। और उनके बिल में ये है कि हम 20% एनरिचिंग शुरू कर देंगे अगर यूरोपियन नेशंस हमें कोई रिलीफ नहीं प्रोवाइड कराते हैं US के सैंक्शन से, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ रहा है कंट्री के ऑयल और बैंकिंग सेक्टर्स पे। तो अगर वो सैंक्शंस में कुछ हमें रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं तभी हम ये बिल नहीं पास करेंगे, उनके पार्लियामेंटेरियंस का कहना है। पर ईरान के प्रेसिडेंट ने अभी इसको अपोज किया। इसके अलावा चाइना का चैंगी 5 प्रोब वो वहाँ पर पहुँच चुका है चांद पर, और वो अब वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके लाएगा। तो ये कहाँ पर पहुँचा है, तो एनवेन मिशन प्रोब लैंड किया है कौन से एरिया में, ओशियनस प्रोसेलरम ऑल्सो नोन एज द ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स। और ये नियर साइड ऑफ द मून में गया है। तो अब इसने अभी पहले ये थोड़े डिग करेगा, फिर वहाँ से सॉइल लेकर आएगा, वहाँ पे और भी लूनर सैंपल्स लेके आएगा, ताकि हमें पता चल जाएगा कि मून के सरफेस पे हम उसके बाद उसकी स्टडी करेंगे चाइना वाले। कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट, ये आर्टिकल बेसिकली इस पे है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, वो ले डाउन करता है लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसमें सेक्शन 15 है जो इस बारे में डिसाइड करता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे इनिशिएट होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का मैटर है कोई भी, तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल या फिर हाई कोर्ट के मैटर में एडवोकेट जनरल, वो कोई भी मोशन ला सकते हैं फॉर इनिशिएटिंग अ केस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। हाउएवर इफ द मोशन इज ब्रॉट बाय एनी अदर पर्सन, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन लेकर आया मोशन, तो कंसेंट राइटिंग में देना पड़ेगा अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल को। इसके अलावा ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी कंटेम्प्ट ले सकते हैं अगर उसे लगे, वो आर्टिकल 129 में उसे पावर मिलती है। तो एजी का कंसेंट इसलिए मैंडेटरी कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पिटीशन लेकर आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया होगा अगर इतने सारे लोग पिटीशन लेकर आएंगे। तो एजी खुद से कंसेंट दे देगा, तो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये वर्थ हियरिंग है और वर्थ गिविंग टाइम है। तो सुओ मोटो पिटीशन जो कंसर्न है वो ले सकता है, क्योंकि 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर है। आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट केसेस ऑन इट्स ओन, और उसमें एजी के कंसेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई पर्सन लेकर जाएगा तो वहाँ पे एजी की कंसेंट की जरूरत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट शेल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और ये आर्टिकल 129 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ रिकॉर्ड और अपने कंटेम्प्ट के लिए एक्ट कर सकती है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।